अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद सफदर और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अ जनरेशन एट रिस्क इन पाकिस्तान। यानी आज के लेक्चर में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो कभी जिंदगी में स्कूल्स अटेंड नहीं कर पाते या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेजेस पर स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 ए के मुताबिक हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और इसी आर्टिकल के मुताबिक हर बच्चे को 5 साल की उम्र से लेके 16 साल की उम्र तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग इनटू कास्ट, कलर और क्रीड प्रोवाइड करना रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इसी तरह 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 37 बी के मुताबिक द स्टेट शैल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमूव इलिटरेसी एंड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल सेकेंडरी लेवल्स। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्टेट इलिटरेसी को रिमूव करेगी और साथ साथ सेकेंडरी लेवल्स तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अगर यूनिसेफ की 2024 की रिपोर्ट उठाकर देख ली जाए तो उस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 22.8 मिलियन के करीब बच्चे ऐसे हैं जो लिटरली स्कूल्स अटेंड नहीं कर पाते, जिन्हें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहा जाता है और ये 5 to 16 ईयर्स की एज ब्रैकेट में फॉल करते हैं। और अगर पाकिस्तान की 5 to 16 ईयर्स की एज ब्रैकेट देख ली जाए तो ये उसका 44% का पॉपुलेशन बनता है। और अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान इज लीडिंग द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। पाकिस्तान इज रैंकिंग सेकंड एट द ग्लोबल लेवल, फर्स्ट बीइंग नाइजीरिया। यानी नाइजीरिया के बाद सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद पाकिस्तान में है। और अगर प्रोविंशियल डेटा की बात की जाए तो पंजाब इज लीडिंग अदर प्रोविंसेस जहां पर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 10.1 मिलियन के करीब है, सिंध में 7 मिलियन, खैबर पख्तूनख्वा में 3.6 मिलियन, बलूचिस्तान में 3.1 मिलियन। और मजे की बात यह है कि हमारे फेडरेशन के सेंटर में यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद 80,000 के करीब है। और अगर एनरोलमेंट का डेटा देख लिया जाए तो यूनिसेफ की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 19 मिलियन के करीब बच्चे प्राइमरी लेवल्स पर एनरोल्ड है। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब ये बच्चे सेकेंडरी लेवल्स पर पहुंचेंगे तो ये सिर्फ 7 मिलियन रह जाएंगे। यानी हमारे यहाँ एक्सपेक्टेड ड्रॉप आउट 12 मिलियन के करीब होगा। तो इस इशू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके काजेस को हम हाईलाइट करेंगे और साथ में हम सोल्यूशंस डिवाइस करेंगे। अगर काजेस की बात की जाए तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काज इज पॉवर्टी। और ये जाहिर सी बात है कि जिन सोसाइटी में पॉवर्टी प्रिवेल कर जाती है, जहां पर गुर्बत बढ़ती रहती है, वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट के जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या फिर हेल्थ सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ये जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ये वर्स्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन ये है कि वर्ल्ड बैंक की अक्टूबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 40% के करीब लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो नवंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 41% की हाईएस्ट पीक को टच कर रहा था, विच वाज द हाईएस्ट रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन इन द एंटायर साउथ एशियन रीजन। और अगर पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात की जाए तो पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जैसे पीआईए, वापडा और पाकिस्तान रेलवेज, ये जितने भी एंटरप्राइजेज है ये 910 बिलियन रुपीस के खसारे में चल रहे हैं और ये मोस्ट रिसेंट 25 जून 2024 की रिपोर्ट है। तो पाकिस्तान का ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन ही वर्स्ट है। पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी डिटेरियोरेट कर रही है और ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जिन सोसाइटीज की ओवरऑल इकोनॉमी डिटेरियोरेट कर रही होती है तो वहाँ की पुअर पॉपुलेशन की अल्टीमेट प्रायोरिटी सर्वाइवल होती है rather than education. The ultimate priority of poor people will always be to survive rather than to educate their children. और इस आर्ग्यूमेंट को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की रिसर्च प्रूव कर देती है कि पॉवर्टी इज इन अ वे डायरेक्टली रिलेटेड टू द इशू ऑफ एनरोलमेंट, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द रेट ऑफ चाइल्ड लेबर इन एनी सोसाइटी। यानी जहां पर पॉवर्टी बढ़ती रहती है, जहां पर गुर्बत बढ़ती रहती है, वहां पर एनरोलमेंट कम होती रहती है, वहां पर तालीम का मयार गिरता है और वहां पर चाइल्ड लेबर की शरह इंक्रीज होती रहती है। और
बर्टन रसल ने स्केप्टिकल एसेज में एक बिल का हवाला दिया है कि इंग्लैंड में एक बिल पास हुई थी जिसका कंटेंट ये था कि 5 साल की उम्र से लेके 13 साल की उम्र तक हर बच्चा मैंडेटरी स्कूल में पढ़ेगा, यानी कंपल्सरी एजुकेशन का आइडिया था। रसल कहते हैं कि इट वाज क्वाइट फाइन एंड परफेक्ट फॉर प्रोफेशनल पेरेंट्स, क्योंकि जो प्रोफेशनल पेरेंट्स थे वो अच्छा खासा कमा रहे थे, तो उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। बट दिस लॉ वाज अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस फॉर पुअर वर्किंग क्लास पेरेंट्स। जो पुअर वर्किंग क्लास पेरेंट्स थे उनकी अल्टीमेट प्रायोरिटी ये थी कि उनके बच्चे उनके लिए कुछ कमा के ला के दें, चाहे उनके बच्चे किसी ब्रिक लेन में काम करें या फिर किसी वर्कशॉप में काम करें, लेकिन उनके लिए इनकम ला के दें। तो रसल का आर्ग्यूमेंट यह है कि जहां पर पॉवर्टी इंक्रीज कर रही होती है उन सोसाइटीज में चाइल्ड लेबर की रेट भी साथ साथ इंक्रीज कर रही होती है। और अगर पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे का डेटा देख लिया जाए या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देख ली जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त 14% के करीब बच्चे ऐसे हैं जो एक रिगरस फॉर्म ऑफ और हार्ड फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर में इंगेज्ड है, जिसे बॉन्डेड चाइल्ड लेबर भी कहा जाता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने चिल्ड्रन की राइट्स को सिक्योर करने के लिए एक नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड भी बनाया हुआ है और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की 1989 की कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड का भी सिग्नेटरी है, तब भी जाके पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की रेट इंक्रीज कर रही है क्योंकि पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन डिटोरियोरेट कर रही है। और जेम्स कार्वाइल जो कि बिल क्लिंटन का पॉलिटिकल एडवाइजर था, उनकी फेमस कोटेशन है कि इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड, कि ये सारा खेल ही मईशत का है। तो अगर आपने हेल्थ सेक्टर को ठीक करना हो या एजुकेशन सेक्टर को ठीक करना हो या एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करना हो तो पहले आपको मईशत को उठाना पड़ेगा। जब तक आप मईशत नहीं उठाएंगे तब तक आपके यहाँ हेल्थ सेक्टर के, एजुकेशन सेक्टर के, पॉपुलेशन के और एग्रीकल्चर के मसाइल इंटेंसिफाई होंगे। उसके बाद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को लेके दूसरा बड़ा काज इलिटरेसी का है। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट 58% है, लेकिन मसला यह है कि हमारे यहाँ एडल्ट इलिटरेट पॉपुलेशन जो है वो 60 मिलियन के करीब है और जो एडल्ट इलिटरेट पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेशन की यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उनकी सोच ये होती है कि एजुकेशन एक अर्निंग टूल है और वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि एजुकेशन उनके बच्चों के अंदर शऊर इंस्टिल करने का एक जरिया है, उनके बच्चों की कॉग्निटिव थिंकिंग को डेवलप करने का एक जरिया है, उनके बच्चों की क्रिटिकल एबिलिटीज को डेवलप करने का एक जरिया है। तो इस सोच की वजह से फिर सोसाइटी में एक सोशल परसेप्शन बन जाती है, एक सोशल परसेप्शन सराहियत कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है और बच्चों को यह सिखाया जाता है कि आपने तालीम हासिल करके क्या उकाड़ना है। तो इलिटरेसी की वजह से जो सोसाइटी में सोशल परसेप्शन जन्म देती है, उस सोशल परसेप्शन की वजह से बॉयज और गर्ल्स दोनों की एजुकेशन में बैरियर आ जाते हैं। और अगर बलूचिस्तान और सिंध की बात की जाए तो बलूचिस्तान में इस वक्त 75% के करीब गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की कैपेसिटी में फॉल कर रहे हैं। इस तरह सिंध में 58% के करीब गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो इलिटरेसी की वजह से पैदा होने वाला एक सोच, एक थॉट जो है वो हमारे यहाँ एनरोलमेंट के स्टेटस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल मसाइल हैं जो कि एनरोलमेंट के इशू को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त काफी सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर स्कूल्स या कोई दूसरे एजुकेशनल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। डान की रिपोर्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान में 30,000 के करीब स्कूल्स ऐसे हैं जो गोस्ट स्कूल्स हैं, जो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनकी कोई कंक्रीट शेप या कंक्रीट बिल्डिंग या प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ही नहीं। इसी तरह रिलीफ वेब की रिसर्च है कि खुरम एजेंसी में 250 किलोमीटर्स पर गर्ल्स के लिए हाई स्कूल की फैसिलिटी नहीं और रिलीफ वेब ने वहां की गर्ल्स को प्रॉपरली इंटरव्यू किया है। मदीना शाह एक गर्ल है जिनकी स्टोरी यह है कि उन्होंने प्राइमरी के बाद तालीम को खैरबाद इसलिए कह दिया कि उनके गांव में मिडिल स्कूल की फैसिलिटी नहीं थी। और शरीफुन्निसा की स्टोरी यह है कि उन्होंने मिडिल के बाद एजुकेशन को खैरबाद इसलिए कह दिया कि उनके गांव में हाई स्कूल की फैसिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पर सोशियो कल्चरल वैल्यूज प्ले आउट कर जाते हैं क्योंकि
जब अनअवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज का मसला होता है, तब जाके जो स्पेसिफिकली इलिटरेट पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को दूर दराज के इलाकों से या फिर किसी दूसरे गांव से या रीजन से एजुकेशन अटेन करने की परमिशन नहीं देते। तो जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स का इशू है वो हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर डिस्टेंस एजुकेशन की इशू है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिन इलाकों में एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं होती वहाँ के बच्चों को दूर दराज तक ट्रेवल करना होता है, और ये इशू हमारे डेवलप्ड सिटीज में भी है। अगर फैसलाबाद की एग्जांपल देख ली जाए तो फैसलाबाद पाकिस्तान की एक डेवलप्ड सिटी है। फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, बट स्टिल फैसलाबाद में जंग बोदीवाला एक रीजन ऐसा है जहां पर बच्चों को स्कूल्स अटेंड करने के लिए 12 किलोमीटर्स तक ट्रेवल करना होता है। और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने इस डिस्टेंस एजुकेशन के इशू को प्रॉपरली कंसीडर किया है और वर्ल्ड बैंक के साथ कोलेबोरेशन में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिसे द रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट कहा जाता है। रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट की मोटिव और एम ये है कि इंटर स्कूल्स डिस्टेंसेस को कम किया जाए और एक रैपिड और ट्रांजिट मैकेनिज्म बनाया जाए कि बच्चों को स्कूल्स तक इजीली एक्सेस दिया जाए। उसके बाद फिर फैसिलिटीज की इशू है। अगर हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को देखा जाए तो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पर प्योर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं, जहाँ पर सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं, जहाँ पर क्लासरूम्स की फैसिलिटी नहीं, जहाँ पर बिल्डिंग्स की फैसिलिटी नहीं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज आते रहते हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये हमारे यहाँ कॉमन सिटीजनरी को, अवाम उन्नास को डिस्करेज करते हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ एनरोलमेंट के ड्राइव में कोलेबोरेट करें और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। इस इशू को खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने इस इशू को एड्रेस करने के लिए 2022 और 23 में 2 बिलियन रुपीस की एक ग्रांट भी डिसबर्स की थी, बट इट इज हाईली अनफॉर्चुनेट दैट अ सिंगल पेनी वाज नॉट स्पेंट, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट थी वो हर्डल्स क्रिएट कर रही थी। उसके अलावा हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू जो है वो क्वालिटी एजुकेशन का है, जिसकी वजह से हमारे लोग जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को ओन नहीं करते। अगर डेवलप्ड कंट्रीज की एग्जांपल देख ली जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं वो एजुकेशन पर हेवीली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वो एजुकेशन को एक स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव के तौर पर देखते हैं, एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर देखते हैं, तब जाके उनके लोग जो है वो एजुकेशन सिस्टम को ओन कर देते हैं, क्योंकि वहाँ की सिस्टम जो होती है वो तालीम को तरजीही बुनियादों पर डील कर रही होती है। अगर सिंगापुर और साउथ कोरिया की एग्जाम्पल देख ली जाए तो सिंगापुर और साउथ कोरिया ने 1970s के बाद एजुकेशन पर हेवीली इन्वेस्ट किया, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया और एजुकेशन को एक स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव के तौर पर डील किया। तो सिंगापुर और साउथ कोरिया आज नॉलेज इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और प्रोफेशनल एजुकेशन में पूरे ग्लोब को लीड कर रहे हैं। दे आर लीडिंग द ग्लोब इन टर्म्स ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, क्योंकि वहाँ के लोगों को मालूम होता है कि अगर वो बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे और अगर उनके बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे तो उनके बच्चे आगे जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में और बायोटेक्नोलॉजी में पूरे ग्लोब को लीड करेंगे। और पाकिस्तान में हम क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ काफी सारे मसाइल ऐसे हैं जिनको एड्रेस करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म का है, क्योंकि हमारे यहाँ काफी सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनको मॉडर्न टीचिंग प्रैक्टिसेस की और टेक्निक्स की बेसिक सेंस ही नहीं, और जिनको चिल्ड्रन साइकोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक नॉलेज नहीं। और जब ये टीचर्स किसी स्पेशल केयर की या स्पेशल कंसिडरेशन के बच्चों को डील कर रहे होते हैं तो ये टीचर उनको स्पॉइल कर देते हैं, क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं होती कि इस तरह के बच्चों को कैसे डील किया जाए। तो ये बच्चे पर लेटर स्टेजेस ऑफ द लाइफ में साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ बड़ा मसला करिकुलम का है, क्योंकि हमारा करिकुलम जो है वो आउटडेटेड करिकुलम है और 21st सेंचुरी के नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रहा। अगर प्राइमरी करिकुलम की बात की जाए तो हमारे यहाँ क्रेमिंग पर, कैलकुलेशंस पर, काउंटिंग्स पर और टेबल्स पर फोकस किया जाता है
और हमारे यहाँ बच्चों को वो स्किल्स ही प्रोवाइड नहीं की जाती कि जिन स्किल्स के थ्रू बच्चों ने 21st सेंचुरी में सरवाइव करना है। अगर सेकेंडरी करिकुलम की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर्सनालिटीज को फोकस किया जाता है, बेसिक एथिक्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है। उसके अलावा हम बच्चों को फेक स्टोरीज और फेक हिस्ट्रीज पढ़ा के उनको कलेक्टिव नार्सिसिज्म में रखते हैं और उनके अंदर हाइपर नेशनलिस्टिक टेंडेंसीज को बूस्ट करके उनके फ्यूचर के लिए उनको वायलिंग एक्सट्रीमिज्म की एक रेसिपी बना देते हैं। तो हमारे यहाँ करिकुलम वाटर क्राइसिस को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्लाइमेट चेंज को और रिमोट सेंसिंग को कंप्लीटली इग्नोर कर जाता है। हालांकि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये 21st सेंचुरी में क्रिटिकल सब्जेक्ट्स के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं और ये 21st सेंचुरी की नीड्स और डिमांड्स हैं। अगर केस स्टडी की बात की जाए तो नीदरलैंड की केस स्टडी है जहां पर बच्चों को प्राइमरी लेवल्स पर फोक स्टोरीज बताई जाती है, वाटर क्राइसिस को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, अर्बन प्लानिंग को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, और बच्चों के अंदर सेंस और सेंसिबिलिटी बनाई जाती है कि उनकी एनवायरमेंटल ड्यूटीज क्या है, उन्होंने वाटर को कैसे प्रिजर्व और रिसाइकल करना है, उन्होंने अर्बन प्लानिंग कैसे करनी है। तो इस तरह के क्रिटिकल सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह एक स्टोरी नीदरलैंड्स की करिकुलम में यह है कि एक बच्चा रास्ते में जाके एक डैम को देख लेता है जहां से वाटर लीक कर रही होती है, तो वो जाके उस डैम में अपनी फिंगर इंसर्ट कर देता है और ठंड के मारे उनकी वहां पर डेथ हो जाती है। तो करिकुलम में उस बच्चे को यूलोजाइज किया जाता है, उनको एक हीरो के तौर पर करिकुलम में प्रेजेंट किया जाता है और बच्चों के अंदर ये सेंस और सेंसिबिलिटी बना दी जाती है कि वाटर क्राइसिस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड नाउ, क्लाइमेट चेंज इज द पैरामाउंट थ्रेट टू द वर्ल्ड नाउ। फिर हमारे यहाँ हमारे करिकुलम की इशू ये है कि हमारा करिकुलम ओवरबर्डन करिकुलम है। हम बच्चों को 8 से लेके 10 तक सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं और हम ये कंसीडर नहीं कर पाते कि क्या ये सब्जेक्ट बच्चों की रिटेंशन कैपेसिटी को या उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को मैच कर रहे हैं, और हम बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं जिनके अंदर नेचुरल एफिनिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो पाक स्टडी की ऐसी कौन सी नेचुरल एफिनिटी है साइंस के साथ, या फिर पाक स्टडी की कौन सी नेचुरल एफिनिटी है एचपीई के साथ। तो हमारे यहाँ एक तो ओवरलोडेड करिकुलम है और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जिस तरीके से करिकुलम को डिजाइन किया गया है उसमें से उन सब्जेक्ट्स को कंपाइल किया गया है जिनके बीच में कोई नेचुरल एफिनिटी नहीं। अगर फिलोसफर्स की बात की जाए तो जितने भी फिलोसफर्स प्लेटो से लेके रसल तक आए हुए हैं और जिन्होंने एजुकेशनल स्कीम्स और एजुकेशनल थियरीज दी है, तो उन फिलोसफर्स ने एक ही आर्ग्यूमेंट को फोकस किया है कि करिकुलम में मिनिमम सब्जेक्ट्स रखे जाएं और वो सब्जेक्ट बच्चों की फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को बेस बना के डिजाइन किए जाए। प्लेटो की अगर बात की जाए तो प्लेटो ने एथेंस के लिए जो करिकुलम रिकमेंड किया था उसमें प्लेटो ने ये कहा था कि एथेंस को चाहिए कि जिम्नास्टिक को और साथ में म्यूजिक को और मैथमेटिक्स को और एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन पढ़ाया जाए, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के बीच में नेचुरल एफिनिटी है। तो प्लेटो ने एक मिनिमम सब्जेक्ट के बेस का करिकुलम बनाया था और साथ ही में एक ऐसा करिकुलम था जो कि बच्चों की सिमल्टेनियसली फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को फोकस कर रहा था। अगर रसल की बात की जाए तो रसल तो ये आर्ग्यूमेंट देता है कि स्टेट को एजुकेशन सेक्टर में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, स्टेट को एजुकेशन सेक्टर को फ्री रखना चाहिए। लेकिन अगर स्टेट ने एजुकेशन सेक्टर में इंटरफेरेंस करनी होती है तो फिर स्टेट को उन सब्जेक्ट्स को इम्पोज करना चाहिए जिनके बीच में नेचुरल एफिनिटी हो। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स को क्लास 6 के साथ पढ़ाना चाहिए और उसके अलावा बच्चों को साइंस भी पढ़ाना चाहिए। तो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाना चाहिए जिनके बीच में नेचुरल एफिनिटी हो, और स्टेट को इसलिए इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि जब स्टेट इंटरफेयर करेगा तो बच्चों के अंदर फ्री इंक्वायरी की और क्रिटिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी डेवलप की जाती है उनको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि स्टेट फ्री इंक्वायरी को और क्रिटिकल थिंकिंग को बैन करेगा, उनको प्रोहिबिट करेगा। उसके अलावा हमारे करिकुलम का बड़ा मसला ये है कि हमारा करिकुलम लोअर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करता है, हमारा करिकुलम हायर ऑर्डर थिंकिंग को,
प्रमोट नहीं करता। हमारे करिकुलम में लोअर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट किया जाता है, हमारे करिकुलम में बेसिक स्किल्स को फोकस किया जाता है और हम बच्चों को सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स यानी लैंग्वेजेस के बारे में बता देते हैं। बच्चों को हम सिर्फ उर्दू या अंग्रेजी के बारे में बताते हैं और हम बच्चों को फ्री स्पीच की आर्ट नहीं बताते, हम बच्चों को साइंटिफिक थिंकिंग की स्किल्स नहीं देते, हम बच्चों को फ्री इंक्वायरी की आर्ट नहीं बताते, हम बच्चों को रैशनलिज्म के स्किल्स नहीं प्रोवाइड करते। उसके अलावा हम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स प्रोवाइड नहीं करते, जिनकी वजह से हमारे यहाँ ओवरऑल एजुकेशन की क्वालिटी गिरती है और उसकी वजह से फिर हमारी सोसाइटी इफेक्ट कर जाती है। तो हमारी सोसाइटी में जो इन रिटर्न हमें मिलता है, जो ब्रीड हमें मिलती है, वो उस तरह की ब्रीड हमें मिलती है कि एक कन्फर्मेशनिस्ट थॉट को लेके चल रही होती है। वो फिर चीजों को क्रिटिसाइज नहीं कर रही होती, वो चीजों को क्रिटिकल निगाह से, क्रिटिकल स्पेक्टिकल से नहीं देख रही होती। उसके अलावा हमारे यहाँ पॉलिसी लेवल पर प्रॉब्लम्स है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के स्टेजेस पर प्रॉब्लम है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन के स्टेजेस पर प्रॉब्लम है, पॉलिसी एजुडिकेशन के स्टेजेस पर प्रॉब्लम है। अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात की जाए तो 1947 से लेके अब तक हमने एजुकेशन में 12 प्लान और 8 पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया है और सब प्लान्स और पॉलिसीज में हमने ये एडुकेट किया है कि हमने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इंश्योर करनी है, हमने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन इंश्योर करनी है, हमने फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इंश्योर करना है। इसके अलावा हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। 2000 में हमने दक्कर फ्रेमवर्क फॉर एक्शन साइन किया था और उसमें हमने ये कमिट किया था कि हमने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इंश्योर करना है। फिर हमने 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी साइन किए और उसमें हमने ये कमिट किया कि हमने एजुकेशन फॉर ऑल इंश्योर करना है। लेकिन फिर जब 2015 में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल साइन कर रहे थे तो हम ये सेम मंत्रा रिपीट कर रहे थे कि हमने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इंश्योर करनी है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन इंश्योर करनी है, एजुकेशन फॉर ऑल इंश्योर करना है। तो हम धड़ाधड़ पॉलिसीज और प्लान लेके आ रहे हैं और हम इंटरनेशनल कमिटमेंट्स कर रहे हैं, बट व्हाट आर द रिजल्ट्स? रिजल्ट्स क्या है? रिजल्ट्स ये हैं कि हमारे यहाँ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद कम होने की बजाय बढ़ रही है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम कंसिस्टेंट नहीं। 1951 में एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें एक एजुकेशनल रोड मैप डिजाइन किया जाता है। उसके बाद 1955 में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया जाता है तो एक नए सिरे से तालीमी निज़ाम को लेके बहस चढ़ जाती है। 1959 में एक नई एजुकेशनल पॉलिसी, 1970 में नई एजुकेशनल पॉलिसी, 72 में पॉलिसी, 1992 में एजुकेशनल पॉलिसी, 98 में पॉलिसी, 2009 में पॉलिसी, 2017 में पॉलिसी। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि चीज़ों को पॉलिटिसाइज किया जाता है और जो भी गवर्नमेंट आती है वो प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को नलीफाई कर देती है और वो ये रिसर्च ही नहीं करती कि क्या प्रीवियस पॉलिसी में कोई रीजनेबल कंटेंट था और अगर रीजनेबल कंटेंट था तो क्या उस कंटेंट को एंडोर्स करना चाहिए। तो इस तरह की रिसर्च हमारे यहाँ नहीं होती और हमारे यहाँ चीज़ों को पॉलिटिसाइज किया जाता है कि जिसकी वजह से हमारे एजुकेशन सेक्टर में हमें काफ़ी सारे मसाइल देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला बड़ा इशू ये है कि हम कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंटेशंस में इंगेज रहे। जब अयूब साहब आते हैं तो वो तालीमी निज़ाम में मॉडर्नाइजेशन का तड़का लगाते हैं, जब भुट्टो साहब आते हैं तो वो इस्लामिक सोशलिज्म की बात करते हैं, जब जिया साहब आते हैं तो वो तालीमी निज़ाम को इस्लामाइजेशन के प्रिंसिपल के थ्रू लेके चलते हैं और जब मुशर्रफ साहब आते हैं तो वो तो कहते हैं कि मैं तो एक एनलाइटेंड डिक्टेटर हूँ, तो इसलिए मुझे एनलाइटेंड मॉडरेशन की फिलॉसफी फॉलो करनी है और उससे मुझे एजुकेशनल सेक्टर में इम्प्लीमेंट कराना है। इसके बाद सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ ये है कि हम कंक्रीट रोड मैप डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ 12 प्लान्स और 8 पॉलिसीज़ को एजुकेशनल सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया और सब प्लान्स और पॉलिसीज़ में एक ही आर्ग्यूमेंट को रिपीट किया गया कि हमने यूनिवर्सल एजुकेशन को इंश्योर करना है। लेकिन इन तमाम प्लान्स और पॉलिसीज़ में क्रिटिकल क्वेश्चंस को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैसे यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को इंश्योर करना है? क्या आपकी इतनी रिसोर्स कैपेसिटी है कि आप पॉलिसी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लें? क्या आप टास्क फोर्सेस बनाएंगे? क्या आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे? क्या आप कम्युनिटी को एंगेज करेंगे? तो इस तरह से क्रिटिकल क्वेश्चंस को हमारे यहाँ कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से
हमारी पॉलिसी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होती। तो हम पॉलिसीज को लेके एक इर्रेशनल अप्रोच के थ्रू ही फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें एजुकेशनल सेक्टर में लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो अगर हमने कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी होती है तो फिर हमें रैशनलिस्टिक अप्रोच को लेके चलना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल ले लें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, मैं 2024 की स्पीच की। वो कह रहे थे कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की इशू पाकिस्तान की एक क्रिटिकल इशू है, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद पाकिस्तान में बढ़ रही है और मैं पाकिस्तान में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूँ, एजुकेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि भाई साहब, आप जो एजुकेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं उनकी फीचर्स क्या है? क्या आप टास्क फोर्स बनाएंगे? क्या आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे? क्या आप कम्युनिटी को इंगेज करेंगे? क्या आप सिंगापुरियन मॉडल से फायदा उठाएंगे? क्या आप इंडियन मॉडल को अडॉप्ट करेंगे? क्योंकि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने 2006 में 14 मिलियन ओएसी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे इंडिया में, और 2014 में इंडिया में 6 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद थी। तो इंडिया ने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की इशू को मोर देन 50% तक रिड्यूस किया, क्योंकि इंडिया ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंट्रोड्यूस किया और उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान 2009, इस तरह की बिल्स को इंट्रोड्यूस करके और इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके इंडिया ने इन ईयर्स में से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की इशू को एड्रेस किया। तो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मैंने एजुकेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, तो उन्होंने उन तमाम क्रिटिकल क्वेश्चंस को इग्नोर किया जो किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए, किसी भी पॉलिसी मेकिंग के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ बड़ा मसला ये है कि पॉलिसी एग्जीक्यूशन के स्टेजेस पर काफी सारे मसाइल हैं। पहला बड़ा इशू पॉलिटिसाइजेशन का है। हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट आती है वो प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर लेती हैं और उस पर कोई रिसर्च नहीं करती। और अगर अपोजिशन की रोल की बात की जाए तो हमारे यहाँ अपोजिशन ये समझती है कि उनकी सेक्रेड और आटमोस्ट ड्यूटी ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को क्रिटिसाइज करे। और अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की एग्जांपल ले लें तो डेवलप्ड कंट्रीज में अपोजिशन चीजों पर रिसर्च करती हैं, चीजों को रिव्यू करती हैं, और अगर पॉलिसी में कोई फ्लॉ होती है तो अपोजिशन फिर गवर्नमेंट को टाइमली कम्युनिकेट करती हैं और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है कि आपने पॉलिसी को इस तरीके से, इस डायरेक्शन के थ्रू लेके चलना है। तो हमारे यहाँ जो अपोजिशन है वो एक तरह की डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रही है और इस इशू को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जाती हैं, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर में हो या फिर हेल्थ सेक्टर में हो या एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो, वो गवर्नमेंट की और अपोजिशन की डिस्ट्रक्टिव रूल की वजह से फेल हो जाती है। फिर हमारे यहाँ बड़ा मसला फेवरेटिज्म का है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने लोगों को नवाजना शुरू कर देती है। तो इसकी वजह से जो मेरिटोरियस लोग होते हैं वो जो होते हैं उनके लिए कोई ब्रीथिंग स्पेस नहीं होती। तो अपॉर्चुनिटी उन लोगों को नहीं मिलती जो स्टेट के लिए सिंसियर तरीके से काम करना चाहते हैं, बल्कि अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिलती है जो हाईली करप्ट होते हैं। तो इसलिए इस फेवरेटिज्म की इशू को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पॉलिसी एग्जीक्यूशन के स्टेज पे बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर देता है। उसके अलावा अगर करप्शन की बात की जाए तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान इस वक्त 180 कंट्रीज में से 133 पे रैंक कर रहा है। 2024 का डेटा है। तो हमें करप्शन को एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन हमारे सोसाइटी को एक टर्माइट की तरह, एक दीमक की तरह खाए जा रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ बड़ा इशू जो है वो पॉलिसी एडजुडिकेशन का है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज की एग्जांपल उठा के देख ली जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज में जब भी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाता है तो उस पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है, ताकि पब्लिक अवेयरनेस के लेवल को बूस्ट किया जाए, लोगों में वो पब्लिक अवेयरनेस की लेवल को इंक्रीज किया जाए और लोग गवर्नमेंट के साथ उस पॉलिसी को लेके कोऑपरेट करना शुरू कर दें। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि जब भी गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को एडवर्टाइज करना चाहती है तो ये एक सोच सोसाइटी में परवान चढ़ जाती है, और वो सोच ये होती है कि हुकूमत हमारा पैसा फजूल में लगा रही है। तो पहले हमें इस सोशल परसेप्शन को और इस थॉट को डील करना पड़ेगा, इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में हमने 12 प्लान्स और 8 पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हमने पॉलिसी एडजुडिकेशन की इस मेन पिलर को कंप्लीटली इग्नोर किया। हालांकि पॉलिसी एडजुडिकेशन की ये पिलर एक बुनियादी पिलर है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के स्टेजेस की,
और अगर पोलियो और कोविड-19 की एग्जाम्पल देख ली जाए तो पोलियो और कोविड-19 को नेशनल इमरजेंसीज डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद उनको सही तरीके से एडजुडिकेट किया गया और सही तरीके से उनको एडवर्टाइज किया गया। तो अगर हम पोलियो को और कोविड-19 को एडजुडिकेट कर सकते हैं और एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम एजुकेशन में भी पॉलिसी एडजुडिकेशन के फेज को सही तरीके से अडॉप्ट कर लें। उसके बाद अगर मीडिया के रोल की बात की जाए तो हमारे यहाँ जिस तरीके से मीडिया की एम्पायर बनाई गई है, वो मीडिया एम्पायर कंप्लीटली रेटिंग पे चलती है। वो हमेशा ही सेंसेशनलाइज न्यूज को पब्लिश करती हैं। वो हमेशा ही उस कंटेंट को पब्लिश कर रही होती है जो सेंसेशनलाइजेशन पर चलता हो। और हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पाकिस्तान की क्रिटिकल इशू को कंप्लीटली इग्नोर कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को लेके मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको एक हेल्थी डिबेट देखने को नहीं मिलेगी। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी को लेके, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को लेके, क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस, जेंडर गैप्स और वायलेंस एटसेट्रा को लेके आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर हेल्दी डिबेट और इंक्लूसिव आर्गुमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारे यहाँ जो मीडिया स्ट्रक्चर बनाया गया है और जो मीडिया एम्पायर कड़ी कर दी गई है वो हमेशा ही सेंसेशनलाइजेशन पर चलती है और वो अपने रेटिंग के चक्कर में इस स्टेट की क्रिटिकल इश्यूज को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। तो इस इशू को हमें डील करना पड़ेगा। इसके बाद अगर सॉल्यूशंस की बात की जाए तो सॉल्यूशंस ये है कि हमें एजुकेशन को तरजीही बुनियादों पर डील करना पड़ेगा। हमें एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, तब जाके हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर के मसाइल हल होंगे। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एग्जांपल देख ले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 जब इंट्रोड्यूस की गई तो उसमें ये कहा गया कि हमने 2015 तक फ्री प्राइमरी एजुकेशन को इंश्योर करना है और हमने फ्री सेकेंडरी एजुकेशन को 2025 तक इंश्योर करना है और हमने एजुकेशन के लिए जीडीपी को इंक्रीज करना है, यानी हमने एजुकेशन के लिए तकरीबन 7% तक जीडीपी एलोकेशन करनी है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अगर स्टेटिस्टिक्स देख ली जाए तो स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 2021 में एजुकेशन के लिए 1.7% की बजट रखी गई, 2022 में 1.7% बजट, 2023 में 1.5% बजट। यानी एक तो एजुकेशन की ऑलरेडी बजट कम है और फिर उसमें से हम कट लगा रहे हैं, उसको हम कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस डिपार्टमेंट को और इस सेक्टर को हम हमेशा ही एक सेकेंडरी सेक्टर के तौर पर और एक सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन के तौर पर डील कर रहे हैं। आयशा जलाल की स्टडी है कि पाकिस्तान ने राउंड द ईयर्स 1947 से लेके अब तक पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डिफेंस को शिफ्ट किया है टुवर्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट को शिफ्ट किया है टुवर्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डिफेंस। यानी हमने राउंड द ईयर्स 1947 से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट पर काम किया है और वो है डिफेंस। यानी हमने कंप्लीटली जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंप्लीटली हमने इग्नोर किया है और हमने डिफेंस को अपग्रेड किया है और डिफेंस को लेके हमने सीरियसली चीजों को कंसीडर किया है और दूसरे डिपार्टमेंट्स को, फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है या एग्रीकल्चर है, इनके बारे में हमने सीरियस कंसिडरेशन ही नहीं की और इनकी रिसोर्स पुल को हमने डाइवर्ट कर दिया है टुवर्ड्स डिफेंस। तो हमें इस इशू को डील करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन को या फिर हेल्थ सेक्टर को तरजीही बुनियादों पर डील करना पड़ेगा। आयन डालबोट की बात किताब है पाकिस्तान अ न्यू हिस्ट्री और उस किताब में आयन डालबोट कहता है कि पाकिस्तान में एक ही डिपार्टमेंट डिफेंस को हमेशा से फोकस किया गया और उसी डिपार्टमेंट को अपग्रेड करने की कोशिश की गई और अगर पाकिस्तान इस तरीके से चलता रहा तो पाकिस्तान के जो बाकी इंस्टीट्यूशन है वो जवाल पजीर होंगे। और आप वाई नेशंस फेल पढ़ लें, वो उस किताब का आर्ग्यूमेंट और क्रक्स ये है कि स्टेट की फेलियर ही इंस्टीट्यूशन की फेलियर की वजह से होती है, डिपार्टमेंट्स की फेलियर की वजह से होती है। तो हमें चाहिए कि हम डिफेंस के अलावा दूसरे इंस्टीट्यूशंस पर भी फोकस करें, दूसरे डिपार्टमेंट्स पर भी फोकस करें। फॉर एग्जांपल, हमें डिफेंस के अलावा एजुकेशन सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को और एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी अपग्रेड करना चाहिए। और आयशा सदीका की किताब है मिलिट्री इंक, पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी। इस किताब में उन्होंने एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, मिल बस यानी मिलिट्री बस, और इस किताब में उन्होंने प्रूव किया है, साबित किया है कि किस तरह इनडायरेक्ट तरीके से एक ही इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में
पूरे के पूरे मुल्क के रिवेन्यू पर काबिज है, पूरे के पूरे मुल्क की रिवेन्यू वही इंस्टीट्यूशन कंट्रोल कर रहा है। तो जहां पर पूरे के पूरे मुल्क की रिवेन्यू को एक इंस्टीट्यूशन कंट्रोल कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है वहां पर दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए या दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए कोई ब्रीथिंग स्पेस नहीं होगी। तो हमें एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमें सिंगापुर और साउथ कोरिया की तरह एजुकेशन को तरजीही बुनियादों पर डील करना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमें करनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए स्टेप 1 ये है कि हम रिटर्न एग्रीमेंट्स कर लें। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर लेती है, तो जो फ्यूचर में गवर्नमेंट आती है वो उस पॉलिसी को नलिफाई कर जाती है, उस पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर देती है। तो इस पॉलिटिसाइजेशन को दफन करने के लिए हमें रिटर्न एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, और हमें स्टेक के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको हमें एंगेज करना पड़ेगा, उनको हमें टेबल पर लाना पड़ेगा, और उनसे हमने रिटर्न डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ेगी कि चाहे जिसकी भी फ्यूचर में गवर्नमेंट आए, वो एजुकेशन में उस पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। तो अगर हमने पॉलिसी बनानी है या किसी प्लान को डिजाइन करना है, तो पहले हमें उस पॉलिसी को लेके रिटर्न एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि वो पॉलिसी या वो प्लान सिक्योर रहे। उसके बाद अगर हमने प्लान्स को या पॉलिसीज को बनाना है, तो फिर पॉलिसी मेकिंग की एसेंशियल पर हमें काम करना पड़ेगा, उसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने पॉलिसी बनाना है तो हमें पहले रिसोर्स एलोकेशन को फोकस करना पड़ेगा, ऑडिट स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा, रिव्यू और फीडबैक के प्रोसेस को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट के मैकेनिज्म को हमें बनाना पड़ेगा, टास्क फोर्स को बनाना पड़ेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसे पीटीआई के दौर में इंसाफ टाइगर फोर्स की एक टास्क फोर्स बनी थी। उसी तरह की एक टास्क फोर्स हमें बनानी पड़ेगी ताकि हमारी पॉलिसी सही तरीके से एग्जीक्यूट हो। और फिर हाई लेवल पे हमें क्वार्टरनरी और एनुअल सेशंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब हाई लेवल पर क्वार्टरनरी और एनुअल सेशन होंगे तब जाके पॉलिसी की एग्जीक्यूशन को रिव्यू किया जाएगा, और जब पॉलिसी की एग्जीक्यूशन के स्टेज को रिव्यू किया जाएगा तब जाके पॉलिसी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद फिर 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, डिक्लेयर किया गया है। तो एजुकेशन को लेके अगर हमने कोई पॉलिसी बनानी है फेडरल लेवल पर, तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन भी बनानी होगी, उसकी मैकेनिज्म हमें डिजाइन करनी होगी। और उसके अलावा फिर हमें 5 टियर अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी, हमें टीचिंग पर काम करना पड़ेगा, एनरोलमेंट पर काम करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन के सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, करिकुलम पर काम करना पड़ेगा, और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को हमें रिवैम्प करना पड़ेगा, उसको सिरे से हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है हमारी पॉलिसी एग्जीक्यूशन में। उसके बाद थर्ड सोल्यूशन ये है कि हम चार्टर ऑफ एजुकेशन साइन कर लें, क्योंकि अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बात हो सकती है या फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात हो सकती है, तो चार्टर ऑफ एजुकेशन पर बात क्यों नहीं हो सकती। तो हमें चाहिए, पाकिस्तान को एज ए स्टेट चाहिए कि पाकिस्तान चार्टर ऑफ एजुकेशन को साइन कर ले, और उसको साइन करने के लिए जरूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंगेज किया जाए, उनकी इनपुट को लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, उलमास को इंगेज किया जाए, जर्नलिस्ट्स को इंगेज किया जाए, एक्सपर्ट्स को इंगेज किया जाए, पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, एडवोकेट्स को, जजेस को, यानी हमारी सोसाइटी की जितने भी पिलर्स हैं उन सबको हमें इंगेज करना पड़ेगा, उनकी इनपुट्स हमें लेनी पड़ेगी, और फिर जाके इन सब लोगों को हमें रोल्स असाइन करने पड़ेंगे, इनको हमें टास्क असाइन करने पड़ेंगे। जब हम इनकी इनपुट लेंगे और जब हम इन्हें टास्क असाइन करेंगे, तब जाके हमारे लिए एक डायरेक्शन सेट होगी कि जिस के जरिए हम ट्रेवल करेंगे, और उस डायरेक्शन को लेके हम ट्रेवल करेंगे। तो हमें चार्टर ऑफ एजुकेशन को साइन करना पड़ेगा, एंड इट्स हाई टाइम दैट वी साइन चार्टर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद फिर हमें ह्यूमन सिक्योरिटी को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अराउंड द ईयर्स 1947 से लेके आज तक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को फोकस किया गया, यानी पाकिस्तान 1947 के बाद से लेके न्यूक्लियराइजेशन को फोकस कर रहा है, आर्म्स रेस को फोकस कर रहा है, बॉर्डर मैनेजमेंट को, मिसाइल सिस्टम को, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज वेपनरी को फोकस कर रहा है। तो पाकिस्तान ने पूरी की पूरी रिवेन्यू इन चीजों पर इन्वेस्ट की है। तो पाकिस्तान को नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट लेनी होगी। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को ह्यूमन सिक्योरिटी भी कहा जाता है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब यह है
कि जब स्टेट पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट करे, जेंडर डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करे, एजुकेशन पर इन्वेस्ट करे, हेल्थ सेक्टर को अपग्रेड करे, एग्रीकल्चरल सेक्टर को बेहतर बनाए, क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन पे इन्वेस्ट करे। तो 21st सेंचुरी की नीड्स और डिमांड्स ये हैं कि लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए, उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। तो उसके लिए जरूरी ये है कि पाकिस्तान एज अ स्टेट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट ले। और अगर पाकिस्तान में लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, लिविंग कंडीशंस की बात की जाए, तो पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 192 कंट्रीज में से 161 पे रैंक कर रहा है फ्रॉम 2019 टू 2022, 2019 से 2022 तक। तो पाकिस्तान को एज अ स्टेट शिफ्ट लेनी पड़ेगी और एक डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा, और उस डायरेक्शन में पाकिस्तान को ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एज अ स्टेट पाकिस्तान ने एजुकेशन पे काम करना है, एग्रीकल्चर पे काम करना है, हेल्थ सेक्टर पे काम करना है, पॉपुलेशन सेक्टर पे काम करना है। और इस ज़मन में हमें अपने मईशत को उठाना पड़ेगा और गुर्बत को डील करना पड़ेगा। हमें गुर्बत को खत्म करना पड़ेगा, पॉवर्टी को एरेडिकेट करना पड़ेगा। तो इसमें हम केस स्टडी से फायदा उठा सकते हैं। चाइना की केस स्टडी है कि चाइना ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 800 मिलियन लोगों को विद इन अ स्पेन ऑफ 4 डिकेड्स पॉवर्टी से निकाला है। इंडिया ने विद इन अ स्पेन ऑफ 15 ईयर्स यानी 15 सालों में यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक 415 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाला है। तो हम चाइना की और इंडिया की केस स्टडी से फायदा उठा सकते हैं, उनके साथ हम कोलेबोरेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगर सैटेलाइट स्टेट्स की बात की जाए, छोटे छोटे कंट्रीज की अगर बात की जाए, तो कंबोडिया, सर्बिया, इंडोनेशिया, कांगो, यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक इन कंट्रीज ने पॉवर्टी को 50% तक एरेडिकेट किया है। तो अगर पाकिस्तान पॉवर्टी को एरेडिकेट करना चाहता है और अपने इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान को इन केस स्टडीज से फायदा उठाना होगा। पाकिस्तान को इन स्टेट्स के साथ कोलेबोरेट करना पड़ेगा, इनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाके हम एज अ स्टेट एजुकेशन सेक्टर को या फिर हेल्थ सेक्टर को अपग्रेड कर सकेंगे। उसके बाद फिर मिसलेनियस चीजों पर हमें काम करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकल नेचर की चीजें हैं उन पर हमें काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल करप्शन को हमें डील करना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पोलराइजेशन को हमें डील करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से पोस्ट ट्रुथ की या पॉपुलिज्म की एनवायरनमेंट बनाई गई है और उस एनवायरनमेंट में एक्सट्रीम हेटरेट को हमारे सोसाइटी में पिलाया गया है, तो उस हेट्रेड की वजह से जितने भी डाइवर्जेंट ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से पुल अपार्ट हैं। तो एजुकेशन इन डाइवर्जेंट ग्रुप के लिए एक बेहतरीन सब्जेक्ट है कि वो इन डाइवर्जेंट ग्रुप्स के बीच में यूनानिमिटी को, इंटीग्रेशन को और यूनिटी को कायम कर सकता है। थ्रू एजुकेशन हमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन को डील करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन इज द बेस्ट सब्जेक्ट टू यूनाइट डाइवर्जेंट ग्रुप्स। डाइवर्जेंट ग्रुप्स को यूनाइट करने के लिए एजुकेशन एक बेहतरीन टूल के तौर पर काम कर सकता है। उसके बाद फिर पोलिटिसाइजेशन को हमें दफन करना पड़ेगा। जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको हमें अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि इस स्टेट के लिए, इस स्टेट की द फ्यूचर ऑफ दिस स्टेट नीड्स टू बी इन सिक्योर हैंड्स। तो पोलिटिसाइजेशन के इशू को हमें डील करना पड़ेगा। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो प्रैक्टिकल नेचर की चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स की इशू है, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज की इशू है, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन की जो इशू है, या फिर बेसिक फैसिलिटी की जो इशू है, इन इश्यूज को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो जब हम एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे और हम एजुकेशन सेक्टर में एक चार्टर ऑफ एजुकेशन को साइन करेंगे, और साथ साथ फिर हम पोलिटिसाइजेशन को एड्रेस करेंगे, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को एड्रेस करेंगे, और हम एज अ स्टेट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट लेंगे, तब जाके हमारे यहाँ तालीम की क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव करेगी। तो एज अ स्टेट हमें इन चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर एट द रिस्क ऑफ लूजिंग द फ्यूचर ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस। थैंक यू सो मच।